डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, उसके अलावा विजय नायर को गिरफ्तार किया गया, इसके अलावा संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है और अगर तेलंगाना की बात करें तो वहां से के कविता को गिरफ्तार किया गया है। शराब नीति घोटाले में आखिर हुआ क्या और आगे क्या हो सकता है? ईडी जिस तरह से पूरे एक्साइज पॉलिसी स्कैम की जांच कर रही है, उसके आधार पर उसके अगला पड़ाव जो है वो पंजाब होने वाला है। और क्या तेलंगाना और दिल्ली के बाद अब पंजाब की बारी है कि 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल इस पूरे प्रकरण को लेकर बड़े खुलासे करेंगे। अब मैं पंजाब के साथ कैसे इसका कनेक्शन जोड़ रहा हूं, यह बात आपको समझाता हूं। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल और इस हफ्ते की बड़ी खबर पर आपसे बातचीत करने का दिन आ गया है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि हफ्ते की जो बड़ी खबर होती है जिसका सीधा सरोकार आपसे हो, आप वोटर हैं, चुनाव में जाने वाले हैं, उन खबरों के बारे में आपको बताएं ताकि आप जब वोट करने जाएं तो आप अपने मन में ये तय कर चुके हों कि आपको किस आधार पर वोट करना है। और जो भी किसी भी बड़ी खबर की सच्चाई होती है, उसके पीछे की पृष्ठभूमि होती है, उसे समझाने के लिए हम पब्लिक इंटरेस्ट में हर हफ्ते आपसे जुड़ते हैं। तो आज मुझे ये लगता है कि आपसे सबसे बड़ी खबर पर चर्चा ये करनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की शराब नीति और उस पर लग रहे घोटाले के इल्जामों को लेकर बातचीत होनी चाहिए। और क्या तेलंगाना और दिल्ली के बाद अब पंजाब की बारी है? यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि जो शराब नीति तेलंगाना से शुरू हुई थी उसी का एक मॉडल जो है वो दिल्ली में लागू किया गया और फिर दिल्ली की उसी शराब नीति को पंजाब में कॉपी किया गया। तो मेरा सवाल इसलिए है कि अब क्या ये जांच जो है या ईडी जिस तरह से पूरे एक्साइज पॉलिसी स्कैम की जांच कर रही है, उसके आधार पर उसके अगला पड़ाव जो है वो पंजाब होने वाला है। देखिए हुआ क्या, शराब नीति लागू हुई, दिल्ली में लागू हुई और उसी को पंजाब में लागू किया गया और चुनाव में यह कहा गया था कि 10,000 करोड़ रुपए पंजाब को एक्साइज पॉलिसी से रेवेन्यू आएगा। यह बहुत बड़ा आंकड़ा था, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी की चुनावी माहौल के अंदर बार बार वो ये ऐलान कर रही थी कि लोगों को ये चीज़ फ्री दी जाएगी, बिजली फ्री दी जाएगी, महिलाओं को 1,000 रुपया दिया जाएगा, यात्रा महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री रहेगी, तो एक क्वेश्चन हम मीडिया के लोगों ने भी पूछा कि पंजाब के पास इतना पैसा आएगा कहां से? 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। तो सवाल ये उठा कि भैया ये तो यहां पर जितने भी संसाधन हैं उनसे कमाया जा सकता है, ऐसा नहीं है पंजाब को लूटा गया है, तब ये आरोप लगा और एक्साइज और माइनिंग से इतना पैसा आ जाएगा जिससे लोगों के तमाम खर्च पूरे हो जाएंगे। चलिए मान लिया, जब पंजाब में एक्साइज पॉलिसी लागू करने की बारी आई तो वो लागू की गई और ये दावा किया गया कि इससे 9,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का सालाना रेवेन्यू प्राप्त हो सकता है। चलिए वो हुआ या नहीं इस बात पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन यही जो शराब नीति थी, इस शराब नीति के चलते दिल्ली में जांच शुरू हुई और इसकी शुरुआत पहले तेलंगाना से होती है। तेलंगाना में क्या हुआ, के कविता की गिरफ्तारी हो गई। के कविता कौन है? वहां के पूर्व सीएम सी चंद्रशेखर राव की बेटी है और ईडी ने यह दावा किया कि के कविता से पूछताछ में यह पता चला है कि आम आदमी पार्टी को भी जो है 100 करोड़ रुपया दिया गया था और उस 100 करोड़ के बदले में जो शराब नीति थी दिल्ली की, उसमें बदलाव किए गए थे। हालांकि इन दावों की अभी जांच चल रही है, ऐसा नहीं है कि जो भी हम बात कर रहे हैं ये साबित हो गई है, लेकिन जो अदालत में एजेंसी या फिर जो आरोपी हैं उनकी तरफ से जो भी दावे या आरोप लगाए जा रहे हैं उसके आधार पर आपको बता रहे हैं कि कविता की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी पहले से ही नोटिस जारी कर रही थी। उनकी गिरफ्तारी के लिए मुहिम तेज हुई, दिल्ली हाईकोर्ट में मामला पहुंचा, दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली और दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 मार्च की डेट डाली। इस बीच ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर पहुंची, रात को उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनका मोबाइल फोन और गैजेट्स वगैरह कब्जे में लिए गए और अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल ईडी के रिमांड में है। ये पूरा मामला है। आज ही उनकी पत्नी ने यह दावा भी किया है कि 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल इस पूरे प्रकरण को लेकर बड़े खुलासे करेंगे। जो भी खुलासे करेंगे वो भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन हमारा सवाल ये है
कि शराब नीति घोटाले में आखिर हुआ क्या और आगे क्या हो सकता है। शुरुआत तेलंगाना से हुई, दिल्ली में पहुंची। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, उसके अलावा विजय नायर को गिरफ्तार किया गया, इसके अलावा संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, और अगर तेलंगाना की बात करें तो वहां से के कविता को गिरफ्तार किया गया है। अब मैं पंजाब के साथ कैसे इसका कनेक्शन जोड़ रहा हूं, ये बात आपको समझाता हूं। दरअसल जो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी थी उसका मॉडल ही पंजाब में कॉपी किया गया। तो अगर मान लीजिए ईडी या फिर जांच एजेंसियां ये कहती हैं कि दिल्ली में उस एक्साइज पॉलिसी में फला फला बदलाव हुए थे, या ये उसमें त्रुटियां थी, या ये घोटाला हुआ था, तो क्या अब सवाल ये उठता है कि पंजाब में भी वो घोटाला हुआ था? क्योंकि कॉपी तो वही किया गया था मॉडल जो दिल्ली का था। और दूसरा महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो शराब कारोबार के बड़े खिलाड़ी दिल्ली में थे, जिनको कि एक्साइज पॉलिसी लागू होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे, या जिनको सारी बड़ी सप्लाई का जिम्मा दिया गया था शराब की, वही ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं अब पंजाब में भी हैं। पंजाब में अगर आप देखेंगे कि सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी ने जब नई एक्साइज पॉलिसी लागू की, उसके बाद L1 या फिर बाकी जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, वो सब खिलाड़ी जो हैं, वो बड़े बड़े कारोबारी जो हैं, वो सब कहीं ना कहीं दिल्ली के जो शराब का धंधा था उससे जुड़े हुए हैं। हालांकि सारे बड़े नाम हैं, और वो जो कंपनियां भी हैं वो तमाम कंपनियां, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टेट पर या फिर किसी एक छोटे मोटे यूनियन टेरिटरी में काम करती हैं, ऐसे नहीं है, बड़े स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर भी काम करती हैं और शराब के बड़े कारोबारी माने जाते हैं। उन्हीं को पंजाब में दिया गया था। अब सवाल ये है कि अगर तेलंगाना और दिल्ली के बीच में एक ब्रिज जुड़ रहा है एक्साइज पॉलिसी में घोटाले को लेकर, तो क्या वही ब्रिज आगे एक्सटेंड होकर पंजाब से भी जुड़ेगा? अगर आप बीजेपी के नेता मनजिंदर सिरसा की बात सुने तो उन्होंने इस तरह के आरोप भी लगाए हैं, और सिरसा लगातार ये बात पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि जो पंजाब में एक्साइज के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, जिन कंपनियों को वहाँ पर ये धंधा दिया गया है, उन लोगों की जांच होनी चाहिए। अगर वो दिल्ली में इस तरह से फ़ायदा उठा रहे थे तो वो पंजाब में भी उठा रहे होंगे। और इसके पीछे क्या है? इसके पीछे एक घोटाला है, एक बड़े पैसे का आदान प्रदान है, इस तरह का इल्ज़ाम लग रहा है। अगर इस बात को, इन आरोपों को गंभीरता से हम पड़ताल करें, या कोई भी एजेंसी जब जिस मुकाम पर पहुंच गई है एक्साइज पॉलिसी के स्कैम को लेकर, उसकी ये जांच पंजाब तक जाना लाजमी है, ऐसा हमें लगता है। और दूसरी बात, पंजाब के कुछ अफसरों के घर पर पहले ईडी जांच भी कर चुकी है, और अब भी उन अफसरों पर शिकंजा कस रहा है। आज जब मैं बात कर रहा हूं तब भी 20 से ज़्यादा जगहों पर छानबीन चल रही है, और ईडी पंजाब और चंडीगढ़ में कई जगह पर पड़ताल कर रही है। हालांकि पड़ताल एक्साइज स्कैम को लेकर नहीं है, अभी वो अधिकारियों के पारिवारिक सदस्यों की किसी और ज़मीन की खरीद फरोख्त के मामले में पड़ताल हो रही है, लेकिन कायदे से अधिकारी उनमें एक वही हैं जिनका कि एक्साइज पॉलिसी लागू होने के बाद ईडी की जो कार्रवाई हुई थी उसमें उस आईएएस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी, उनके यहाँ भी जांच हुई थी। उन्हीं के पारिवारिक सदस्य के खिलाफ अगर एक जांच आगे बढ़ती है तो मामला सीधा सीधा समझ आ जाता है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जो अधिकारी थे उनके ऊपर केंद्र की एजेंसियों की नज़र है। क्या कुछ ऐसा हुआ था पंजाब में जिसकी वजह से केंद्र की एजेंसी ने उनके ऊपर नज़र रखी हुई है? यही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये जांच पंजाब तक जाती है तो फिर पंजाब के उन नौकरशाहों को जो उस वक्त पॉलिसी को लागू करने में, या फिर जो पॉलिटिकल नेतृत्व था जिनके पास ये काम था, जिन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया था, उन सब के खिलाफ जो है ये कार्रवाई हो सकती है। अगर किसी का रोल होगा तो उसको देख लिया जाएगा, अगर रोल नहीं होगा तो उसमें जांच एजेंसी की डिस्क्रिशन रहेगी कि उसकी पड़ताल करे, चाहे गवाह बनाए या कुछ भी करे। लेकिन सबसे बड़ा जो पेच फंसेगा वो ये बचेगा कि भाई जो दिल्ली में लोग शराब का कारोबार कर रहे थे आम आदमी पार्टी की सरकार में, अगर उनको पंजाब में भी उसी तरह से कारोबार करने के लिए दिया गया तो क्या इसके पीछे कोई साठगांठ मिलीभगत या घोटाला तो नहीं था? क्या पॉलिसी में कोई बदलाव तो नहीं किया गया था?
क्या वो पॉलिसी पंजाब में फिजिबल थी या नहीं थी, और अगर थी तो फिर उसको लागू करके इतना ज़्यादा पैसा कमाने का दावा किया गया था, क्या ये कायदे से सही है या नहीं है। हालांकि जिस भी राज्य में सरकार होती है हमेशा एक्साइज और माइनिंग पॉलिसी में यही दावा करती है या कहती है कि इस कारोबार से इतने करोड़ का राजस्व आएगा, और कोई भी घटाकर नहीं बताता है, बढ़ाकर ही बताता है। ये अलग बात है कि जब भी सरकार बदलने का वक्त आता है या चुनाव का वक्त आता है तो उस वक्त कहा यह जाता है कि हमने इतने की उम्मीद की थी लेकिन उतना रेवेन्यू नहीं मिल पाया, इतना मिल पाया, थोड़ा कम मिल पाया, ये नहीं। लेकिन अपनी बात को जस्टिफाई कैसे करता है वो जो भी दल होता है, वो ये कहता है, जिसकी भी सरकार होती है उस दल की, वो ये कहता है कि जो पिछले वाले थे ना वो इतना नहीं कर पाए थे, हमने उनसे बेटर करके दिखाया। लेकिन क्या 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ सकता था एक्साइज पॉलिसी से? ये एक बड़ा सवाल है, ईडी इस बात की भी जांच करेगी। दूसरी बात यह है कि अगर वो रेवेन्यू इतना बड़ा आ सकता था तो पिछली सरकारें वो क्यों नहीं कर पाई, वो काम क्यों नहीं हो पाया, ये भी एक बड़ा जांच का पहलू है। और दूसरी बात, अगर वो नहीं हो सकता था तो किस आधार पर यह दावा ठोक दिया गया। नंबर 4, अगर दावा ठोक दिया गया तो क्या उस दावे को पूरा करने के लिए एक्साइज पॉलिसी में इस तरह के लूप होल्स रखे गए, इस तरह के फायदे दिए गए कॉन्ट्रैक्टर्स को कि वो ज्यादा रेवेन्यू दें, साथ के साथ वो ज्यादा मुनाफा भी कमाएं। इन तमाम चीजों की पड़ताल एक लंबा विषय है। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है कि दिल्ली में जिस तरह से एक्साइज स्कैम को लेकर पड़ताल चल रही है, जितना बड़ा विवाद हो गया है, जितने बड़े आंदोलन की धमकियां दी जा रही हैं, जितने बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का लगातार विरोध कर रही है आम आदमी पार्टी, 31 मार्च को बड़े रैली का आयोजन करने के लिए भी महागठबंधन ने एक कॉल दी है कि रामलीला मैदान में दिल्ली में एक बड़ी रैली होगी और इसके लिए आम आदमी पार्टी ने दिन रात एक कर रखा है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या जो राज्यों की नीतियां होती हैं उन नीतियों को लेकर अगर उसमें कोई घोटाला हुआ हो या घोटाले का अंदेशा हो तो केंद्रीय एजेंसियां इतने एक्टिव तरीके से बाकी राज्यों में भी जाएंगी। अगर बाकी राज्यों में भी इस तरह की कार्रवाई होती है तो ये फिर स्वाभाविक है कि यहाँ भी ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ जहाँ पर एक विरोधी दल की सरकार है वहीं पर केवल ये कार्रवाई सीमित हो जाती है तो फिर सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर शराब नीति घोटाला हुआ है, उसमें सरकार को चूना लगाकर किसी व्यक्ति विशेष को या किसी एक कंपनी को फायदा दिया गया है तो ईडी को उसको तार तार करना चाहिए। अगर इसमें फायदा पहुंचाने के लिए किसी प्राइवेट प्लेयर को सरकार के लोग मिले हुए थे या फेरबदल करके उसको फायदा पहुंचाया गया है, इस बात की भी पड़ताल होनी चाहिए। और चौथी बात यह है कि अगर वो जो नुकसान राजस्व को हुआ है उसकी रिकवरी कैसे हो पाएगी, वो वसूली कहाँ से हो पाएगी, इस बात का भी कोई एजेंडा हो तो भी इसको जनता के सामने लाना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, वरना ये भ्रष्टाचार का मामला लगातार फैलता फूलता जाएगा और बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ ये एक पॉलिटिकल आरोपों तक सीमित है तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी गुंजाइश पैदा हो जाती है। अभी तक जो मौके के हालात को, या हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसे देखते हुए मुझे ये लगता है कि तेलंगाना और दिल्ली के बाद अब एक्साइज पॉलिसी स्कैम की जांच जो है वो पंजाब में ज़रूर जाएगी। और शायद यही वजह है कि पंजाब की सियासी फिजा में एक डर का माहौल व्याप्त हो गया है। ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो प्राइवेट प्लेयर शराब के कारोबार में गए थे, अगर दिल्ली में उन पर उंगली उठी है तो पंजाब में अगर उन पर उंगली उठती है तो उनके कारण फिर वो कौन कौन से पॉलिटिकल फेसेस हैं या वो कौन कौन से अफसर हैं जिन पर आंच आएगी, ये बड़ा सवाल है। इसीलिए हमने आज आपको सिर्फ ये बताने के लिए ये पूरा हमने कार्यक्रम किया कि ये सिर्फ दिल्ली तक मामला सिमटने वाला नहीं है, इसके आगे बढ़ने की भी संभावना है, क्योंकि बीजेपी के कई नेता खासकर मनजिंदर सिरसा अभी से इस बात पर जोर देकर कह भी रहे हैं कि ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, इसके तार आगे पंजाब से भी जुड़ेंगे। और पंजाब में क्या हुआ या नहीं हुआ ये आने वाले दिनों में हमारे सामने आ जाएगा। तो आज एक्साइज स्कैम को लेकर जांच कैसे आगे बढ़ेगी इस बारे में हमने बात की। पब्लिक इंटरेस्ट में रोज रात एबीपी न्यूज़ पर 9 बजे हम ये आपको बताते हैं कि आपके सरोकार से जुड़ी खबरें क्या है,
छोटी आवाज़ को हम एक बड़ा मंच देते हैं। हमारी कोशिश ये है कि जिन खबरों को आप तक कोई भी चैनल नहीं पहुंचा पाता है, हम उसमें आपकी आवाज़ बने, आपकी बात सुने, अपनी बात आपको सुनाएं, आपको जानकारी मिले कि पब्लिक इंटरेस्ट में आखिरकार हो क्या रहा है, और जो पब्लिक के इंटरेस्ट की या पब्लिक के हित की बात नहीं करता, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो कोई दल हो, चाहे वो कोई संस्था हो, या किसी भी बड़े स्तर पर कर्मचारी वर्ग से या आम आदमी से कोई भी इनजस्टिस हो रहा हो, तो हम उसकी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं, आगे भी बनते रहेंगे। आपका फीडबैक भी हमें मिलता रहता है। पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में आप भी हमें ये सब ज़रूर बताइएगा कि हमारे कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं। और आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर आपसे पब्लिक इंटरेस्ट में मुलाकात होगी और बताएंगे कि कौन सी अगले हफ्ते की बड़ी खबर होगी और उसमें आपका क्या हित है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।